हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिक्स और ये फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम बोलने से पहले पहले माइक लगा लेते हैं। चलिए, इस टॉपिक का नाम है हीट एंड थर्मोमीट्री, या नहीं तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, यही है ट्रांसमिशन ऑफ हीट जनरली। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे हीट से रिलेटेड बात करेंगे। हीट कौन कौन सा फॉर्मेट से आगे ट्रांसमिशन हो सकता है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कुछ एक्सपेंशन, सॉलिड एक्सपेंशन कैसे होता है नहीं होता वो, कुछ कुछ थर्मामीटर के बारे में बात करेंगे, थर्मोमीटर के बारे में बात करेंगे। तो सबके बारे में पूरा डिटेल से समझते। सबसे पहला देखिए, आप लोग दो चीज सुने होंगे, एक होता है हीट, एक होता है टेम्परेचर। हीट मतलब होता है उष्मा, ठीक, और एक होता है टेम्परेचर। नीचे लिखते हैं PRAT। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। ठीक है, दोनों ना अलग अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है, समझे? दोनों अलग अलग चीज है, दोनों का मतलब हम समझते। तो ये हीट मतलब होता क्या है? हीट मतलब कि उष्मा। उष्मा उष्मा क्या है? उष्मा एक ऊर्जा का रूप है, समझे? उष्मा एक क्या है? ऊर्जा का रूप है। और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक मेजरमेंट वाला यूनिट है। टेम्परेचर जैसे उष्मा को अगर मेजरमेंट करना, उष्मा को मापना है, तो उष्मा को किस फॉर्मेट में मापेंगे हम लोग? टेम्परेचर के फॉर्मेट में, यानी तापमान के फॉर्मेट में। यानी तापमान ये हम लोगों को बताता है ना कि कौन सा वस्तु या कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है। यानी टेम्परेचर क्या बताता है? टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस या ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, वो बताता है ये टेम्परेचर। यानी बताएगा कि कितना गर्म है और कितना ठंडा। लेकिन उष्मा क्या बताता? उष्मा बताता है कि मेरे पास एनर्जी कितना है, मेरे पास ऊर्जा कितना है। ऊर्जा उसके पास कितना है, वो ये बताता है। ऊर्जा मतलब कि उस ऊर्जा से कितना ये वर्क कर सकता है, काम कर सकता है, वो बताता है हीट। जबकि हीट से जितना भी एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। उस हीट से वर्क कर सकते हैं, कुछ भी वर्क कर सकते हैं। और टेम्परेचर हम लोग को क्या बता रहा है? टेम्परेचर से एनर्जी नहीं निकल रहा, ऊर्जा नहीं निकल रहा, बस ये केवल और केवल ये बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ठंडा। जैसे कि मेरे को पसीना आ रहा है, ठीक ना, मेरे को पसीना आ रहा है, तो ये हमको कितना कौन बताएगा? मतलब हमको ये टेम्परेचर बताएगा कि मेरा बॉडी कितना गर्म है अभी, कि कितना गर्म है, जिसके चलते हमारा पसीना बाहर आ रहा है। अब देखिए, अब टेम्परेचर को अब अलग अलग फॉर्मेट में मेजरमेंट हम लोग करते हैं। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमन, वो सब देखेंगे। तो आई होप कुछ कुछ बेसिक चीज समझ में आया होगा कि हीट और टेम्परेचर है क्या, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हीट के बारे में समझते हैं। देखिए, हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट एक क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। और ये ऑब्जेक्ट के बीच में ट्रांसफर होते रहता है हीट, कभी यहां से कभी वहां। और ये कौन सा फॉर्मेट में जाता है? टेम्परेचर के फॉर्मेट में। ये कौन सा फॉर्मेट में जाता है? टेम्परेचर फॉर्मेट। यानी उष्मा, देखिए उष्मा, हीट मतलब उष्मा, या टेम्परेचर मतलब कि तापमान में बोल सकते हैं। ये हीट और या टेम्परेचर दोनों क्या? टेम्परेचर तो सॉरी, हीट तो समझे ये उष्मा, ये ऊर्जा का रूप है। जबकि ये हम लोग को बताता है कि कौन सा बॉडी कितना गर्म है और कौन सा बॉडी कितना ठंडा है। ठीक, हमेशा और ध्यान रखिएगा, ये जो हीट है वो हीट कहां से किधर की ओर फ्लो होता है? हाई टेम्परेचर से। देखिए, हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर की ओर हीट मतलब कि एनर्जी फ्लो होता है कहां से? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, समझे? बोल सकते हैं हीट को हम लोग टेम्परेचर के फॉर्मेट में मेजरमेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर के फॉर्मेट में ही मेजरमेंट कर रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का डिफिनेशन याद रखिएगा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर। और यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बस लिख दे रहे हैं, हीट इज उष्मा
It is transferred from higher temperature to lower temperature. ठीक ना? यहां तक हो गया। अब देखिए ये जो हीट है, टेम्परेचर को भी मिटाते हैं। अब इसको देखिए हीट हो गया। अब इसका एक कुछ ऐसा यूनिट होता है। देखिए हीट का यहाँ पे लिखते हैं एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट कौन है? हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल। क्योंकि जूल क्यों? क्योंकि एनर्जी है। ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रा जूल होता है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट, ऐसा यूनिट ऑफ हीट बराबर क्या होगा? जूल। इसको जे से डिनोट करते हैं। अब देखिए अगर इसका सीजीएस यूनिट लिखना हो तो सीजीएस यूनिट ऑफ हीट, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट यानी हीट का सीजीएस यूनिट, उष्मा का सीजीएस मात्रा क्या होता है? कैलोरी। कैलोरी, कैलोरी, ठीक, जिसको हम लोग CAL से डिनोट करते हैं, कैलोरी। अब देखिए दोनों के बीच में अगर रिलेशन निकालना हो ना तो दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन देखिए कि ये क्या होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ये दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट दोनों के बीच का ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को याद रखिएगा, ठीक ना? इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। अब देखिए अगर 1 कैलोरी को डिफाइन करना हो ना, 1 कैलोरी को डिफाइन करना हो तो 1 कैलोरी को अगर डिफाइन करना हो ना, इसको आ सकता है एग्जाम में ये वाला कि 1 कैलोरी का डिफाइन कीजिए। तो देखिए 1 कैलोरी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यानी पानी का टेम्परेचर को, यानी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में, सोचिए केवल और केवल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना भी एनर्जी खर्चा किया, जितना भी उष्मा दिया गया, जितना भी हीट दिया गया, हीट खर्चा किया गया, यानी ऊर्जा खर्चा किया गया है, वही कहलाता है 1 कैलोरी। मतलब कि पानी पहले क्या था? गिलास में पानी था 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक लाने में जितना भी गैस खर्चा किया गया, गैस खर्चा किया गया, गैस मतलब कि एनर्जी खर्चा किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी। यानी कितना बोल सकते हैं कि 14 डिग्री से 15 डिग्री तक एनर्जी लाने में, यानी 1 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस के बारे में बात करें, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में वाटर को जितना भी खर्चा किया गया है एनर्जी, वही कहलाता है 1 कैलोरी। यानी 1 कैलोरी एनर्जी खर्चा करेंगे तो 1 डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का। समझे क्या है? सो तो लिख दे रहे हैं, 1 कैलोरी को डिफाइन कर दे रहे हैं। 1 कैलोरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो देखिए 1 calorie is defined as the देखिए 1 calorie is defined as the heat energy required to raise the
1 calorie is defined as the heat energy required to raise the temperature of अच्छा थोड़ा सा भूल और गड़बड़ हो गया, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ, देखिए 1 ग्राम यानी 1 ग्राम पानी यहाँ पे लेना है। जो अभी हम लोग 14 डिग्री से 15 डिग्री में किए थे ना, वहां पे वाटर कितना होना चाहिए, वाटर ओनली फॉर 1 ग्राम, ठीक ना। टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर यानी हमेशा 1 ग्राम ऑफ वाटर ही लेना है, 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री यानी 1 डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं। तो ये समझिए क्या लिखा हुआ है, यानी 1 ग्राम वाटर, देखिए ये गिलास लिए हैं यहाँ पे, ये गिलास लिए हैं ये, या कुछ भी ले लिए बर्तन, इस बर्तन में ध्यान रखिए कि 1 ग्राम पानी है, केवल और केवल 1 ग्राम पानी है। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर मान लेते शुरू था 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस करने में कुछ तो गैस खर्चा किए होंगे ना, जो भी गैस खर्चा किए, जो भी एनर्जी खर्चा किए, वो कितना एनर्जी खर्चा किए, 1 कैलोरी, और यही जितना एनर्जी खर्चा हुआ है वही कहलाता है 1 कैलोरी। यानी 1 कैलोरी किसको हम लोग बोलेंगे, 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना भी एनर्जी खर्चा हुआ है वही उसका 1 कैलोरी कहलाता है। 1 कैलोरी इज डिफाइंड एट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रेज द टेम्परेचर, देखिए रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट हुआ वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है 1 कैलोरी। तो ये था हम लोगों का हीट के बारे में, ठीक ना, ये हीट के बारे में। अब देखिए अब टेम्परेचर के बारे में अब हम लोग समझते हैं। टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में। टेम्परेचर का मतलब क्या है, तापमान का मतलब कि कौन सा चीज कितना गर्म है और कौन सा चीज कितना ठंडा है। जैसे कि आप मान लेते हैं रोटी पका रहे हैं, तो रोटी वाला तावा को धर लीजिएगा इसे जाके ना, तो पता चल जाएगा कि कितना गर्म और कितना ठंडा, समझे। रोटी नहीं पकाते हैं ना, हम पकाते हैं, वो पता चल जाता है कि क्या हाल होता है। सो अब हम लोग देखते हैं हीट के बारे में। अब देखिए हीट ना है, हीट तो वो तो ठीक है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कि कोई भी चीज कितना गर्म है या कितना ठंडा है, कितना हॉटनेस कितना कोल्डनेस, वो तो ठीक है अपना जगह पे। लेकिन हीट को ना हम लोग डिफरेंट फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक यूनिट में मेजरमेंट कर सकते। हीट को डिफरेंट फॉर्मेट में मेजरमेंट करते हैं। फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और रोमर, यानी 4 वो यूनिट में हम लोग हीट को मेजरमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक यूनिट को देखेंगे कि कैसे कैसे, प्रत्येक यूनिट का समझेंगे कि कहाँ कैसे कैसे काम करता है, और प्रत्येक के बीच में, मतलब प्रत्येक नहीं सभी के बीच में एक रिलेशन ही निकालेंगे। सभी के बीच का रिलेशन क्या होगा वो देखिए। ये सब नोट्स बनाइएगा, ये सब नोट्स काम देगा आप लोगों को ना। हम हमेशा बोलते हैं कि नोट्स बनाते रहिए और समझिएगा। ये सब तो अपना लैंग्वेज का है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कितना, मतलब हीट समझ में आया। हीट एक क्या है, ऊर्जा का फॉर्म है। अब हम लोग समझते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब कि कौन सा बॉडी कितना गर्म है और कौन सा बॉडी कितना ठंडा है। TEMPERATURE टेम्परेचर। देखिए तो यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में समझ रहे हैं। टेम्परेचर क्या है, देखिए टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। समझ में आ गया, बस ये टेम्परेचर। टेम्परेचर ये बताता है ना, मतलब कि कौन कितना गर्म है, कौन कितना ठंडा है, कौन सा बॉडी कितना गर्म है, कौन सा बॉडी कितना ठंडा है। उसी का जो डिग्री, मतलब उसी का जो कितना डिग्री गर्म है कितना डिग्री ठंडा है, वही हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है टेम्परेचर, कोई भी बॉडी का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि टेम्परेचर क्या है। अब देखिए इस टेम्परेचर को ना डिफरेंट फॉर्मेट में हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर को कौन कौन सा फॉर्मेट में हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं वो देखिए, यानी उसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल देखिए, आप लोग ना नाम सुने होंगे। देखिए फॉरेनहाइट,
5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे करके आप लोग पढ़े होंगे। तो फर्स्ट हम लोगों का क्या होता है टेम्परेचर स्केल में फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट कैसे होता है फ़ारेनहाइट, FAH फ़ारेनहाइट नाम है ना, ये फ़ारेनहाइट एक साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट, केल्विन, HEIT खाली लिखिए इतना, ये हाइट मतलब ऊंचाई हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा ना। FAHREN FAREN फ़ारेनहाइट। देखिए ये ना एक साइंटिस्ट का नाम था फ़ारेनहाइट, उसी के मतलब उन्हीं के नाम पर अपना एक स्केल दे दिया गया। देखिए फ़ारेनहाइट के फॉर्मेट में जब टेम्परेचर को हम लोग मेजरमेंट करेंगे ना, तो फ़ारेनहाइट के फॉर्मेट में जब लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर वो कहां से स्टार्ट होता है, देखिए लोवेस्ट टेम्परेचर स्टार्ट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बोला जाए ना ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, वाटर का, यहीं से स्टार्ट करते हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, FREEZING फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है। जो पानी जमता है ना वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही जमता है, ठीक, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लोवेस्ट टेम्परेचर। और हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर इसका होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि ये पानी के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं जनरली, वाटर के फॉर्मेट में, वाटर का फॉर्मेट में लोएस्ट टेम्परेचर यानी पानी कौन सा डिग्री पर, सॉरी कौन सा कितना डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी जम जाता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना डिग्री टेम्परेचर पर पानी खौलने लगता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ये क्या हो जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और देखिए कभी कभी यहां से पूछता है कि इस दोनों के बीच का, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो इंटरवल है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कितना इंटरवल है, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच का, तो दोनों के बीच का देखिए तो 11 में से 3, दोनों के बीच का ना डिफरेंस 180 है, यानी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये सब ना अभी हम यूज करेंगे, देखिएगा। ये हो गया फ़ारेनहाइट मेजरमेंट करने का सिंपल तरीका, ठीक। दूसरा देखिए डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस देखिए ये सेल्सियस भी ना, सेल्सियस भी साइंटिस्ट का नाम है। जितना भी पढ़ेंगे सेल्सियस, एक आएगा केल्विन, एक आएगा रोमर, सब साइंटिस्ट का नाम है। देखिए सेल्सियस में क्या आता है, लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर ये क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म लग रहा है। लोएस्ट टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बोल सकते हैं आराम से, क्योंकि दोनों का पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है बस। और हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर इसका कहां तक जाता है, हाईएस्ट टेम्परेचर तो बहुत तक जाता है, लेकिन पानी के फॉर्मेट में हाईएस्ट टेम्परेचर कहां तक इसका 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बोले तो, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस है दोनों के बीच का 100 डिग्री सेल्सियस, क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। सेल्सियस के बाद देखिए, सेल्सियस के बाद केल्विन लिखते हैं, केल्विन, केल्विन में देखिएगा, केल्विन में लोवेस्ट टेम्परेचर कितना होता है, यानी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, यही सब पढ़ना है इसमें, 273 डिग्री
सॉरी इसमें डिग्री नहीं लिखा जाता, 273.15 केल्विन। ये क्या है, ये मारूंगा देगा हमको फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक। और अगर इसका हाईएस्ट लिखना है, हाईएस्ट टेम्परेचर यानी वाटर के फॉर्मेट में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। ये क्या होता है, यहाँ के बड़ा लिखना है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। चलिए ये हो गया। अब इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, इसके बीच का डिफरेंस 100 होता है, 100 केल्विन। डिफरेंस यहां तक दिख रहा है ना, हम लिखते, अच्छा नीचे देखिएगा 100 केल्विन, नीचे डिफरेंस लिखा हुआ है, नीचे देखिएगा, ऊपर मिटा देते हैं इसको। एक अभी और बचा हुआ है, यानी अब यहां से समझ में आया कि टेम्परेचर को कौन कौन सा स्केल में मेजरमेंट कर सकते हैं, फॉरेनहाइट में, सेल्सियस में, केल्विन में, और एक और होता है रोमर, जिसको हम लोग बोलते हैं रोमर स्केल। रोमर स्केल देखिए, रोमर के फॉर्मेट में कितना होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर होता है 0 डिग्री रोमर। इस सिचुएशन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है ये, ठीक। और ये लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है, देखिए इसमें होता है 80 डिग्री रोमर। ध्यान रखिएगा 80 डिग्री रोमर, इसी 80 डिग्री रोमर पर ही क्या हो जाता है, पानी बॉइलिंग करने लगता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस कितना होता है, 80 का, 80 डिग्री रोमर का डिफरेंस, ठीक ना। अब देखिए यहां से आप लोग को हम एक चीज दिखाएं कि देखिए पानी का अगर हर एक फॉर्मेट में बताएं, केल्विन, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, रोमर, सब में देखिए पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 32 डिग्री फॉरेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन और 0 रोमर। यानी यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 132 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर 273.15 केल्विन बराबर 0 रोमर बराबर, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहां से देखिए कभी कभी ने यहां से क्वेश्चन बनाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फॉरेनहाइट हम लिख सकते हैं, इसको आप मार्क करके रख लीजिए। यहां से पूछ देता है कभी कभी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फॉरेनहाइट लिख सकते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फॉरेनहाइट लिख सकते हैं। यानी सब चारों एक दूसरे के बराबर। उसी तरह से इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट भी लिखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी सब एक दूसरे के इक्वल ही होगा। कैसे इक्वल होगा, तो देखिए कहां से, यहां से स्टार्ट करते हैं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर ये 212 डिग्री फॉरेनहाइट, समझे, ये सब इक्वल होता है 373.15 केल्विन बराबर 80 रोमर बराबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा इसको भी। यानी यहां से भी ध्यान रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या, 212 की डिग्री फॉरेनहाइट होता है। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फॉरेनहाइट, 373.15 केल्विन और 80 रोमर, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक, यहां तक हो गया। अब देखिए ये सब यूनिट पता चल गया, सबके बीच कैसे कैसे होता है बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कितना कितना दोनों का हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का कितना कितना डिफरेंसेस है, ये सब पता चल गया। अब ना हम तीनों के बीच में ना रिलेशन, चारों के बीच में एक रिलेशन निकाल देते हैं, जिससे कि आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन करने में सहायता होगा। जैसे कभी कभी बोलता है ना कि एक यूनिट से दूसरा यूनिट में ले चलो, यानी पूछ देगा कि जैसे यहां से यही पूछ सकता है कि 32 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग जान रहे हैं 32 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन करके बताइए, तो एक्सप्लेन करना होगा ना।
अगर मान लेते हैं बोलेगा कि 80 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज कीजिए तो कितना होगा, 80 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करेंगे तो कितना होगा, तो वो सब जानेंगे तब ना लिखेंगे। तो सबके बीच में रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन एंड रोमर, चारों के बीच में एक स्केल का रिलेशन होता है, टेम्परेचर स्केल का, उसको लिख दे रहे हैं। देखिए जो डिफरेंस अभी निकाले थे ना वो डिफरेंस यहाँ पे काम देगा। देखिए कैसे बनता है सो फार्मूला, एकदम आसानी से बन जाएगा। एक जनरल फार्मूला बनाते उसी को तोड़ मड़ोड़ कर छोट मोट करते रहिएगा। देखिए सेल्सियस स्टार्ट करते, देखिए सेल्सियस में लोएस्ट पॉइंट घटाते हैं, देखिए सेल्सियस में लोएस्ट पॉइंट घटाते हैं, अपॉन में क्या नीचे लिखते हैं, देखिए सेल्सियस में लोएस्ट पॉइंट घटाते हैं और नीचे में क्या लिखते हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, यानी हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना था, 100, नीचे क्या लिखेंगे 100 बस। फॉरेनहाइट में क्या लिखेंगे, फॉरेनहाइट में लोएस्ट पॉइंट घटाते हैं, फॉरेनहाइट में लोएस्ट पॉइंट घटाएंगे तो कितना लिखेंगे 32, अपॉन में नीचे क्या लिखते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था हम लोगों का, यानी हाईएस्ट पॉइंट 212 था और लोएस्ट पॉइंट 32, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 180 बराबर। केल्विन वाला में चलते, केल्विन लोएस्ट पॉइंट कितना था 273.15, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 100, ठीक। रोमर में चलते हैं, रोमर लोएस्ट पॉइंट 0, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 80 माइनस 0 मीन्स 80, यहां तक पहुंच गए। यही है हम लोगों का रिलेशन चारों के बीच में। अगर इसको याद करना है, याद तो करना क्या है, तो रटा जाएगा तुरंत, करना है क्या जरूरत, कुछ करना नहीं है, तोड़ मड़ो के। अगर देखिए कभी भी आप लोगों को बोलेगा ना कि 2 यूनिट, हमेशा बोलेगा कि 2 यूनिट में कन्वर्जन, कभी कभी बोलेगा कि सेल्सियस से केल्विन में ले चलो, तो इस दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, क्योंकि सब तो इक्वल है। फिर जो भी यूनिट दिया हुआ रहेगा वहां पे उस यूनिट को पुट करेंगे, एक अननोन रहेगा उसको निकाल देंगे बस। अब इसको ना अभी और छोटा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, तो यहां से सबके बीच में अलग अलग करके रिलेशन निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हम सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच में पहले रिलेशन निकालते हैं, इस दोनों के बीच में, तो इस दोनों को लेकर चलते हैं हम लोग। देखिएगा तो C माइनस 0, 0 खत्म हो जाता है तो C/100 बराबर F माइनस 32/180। देखिए तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से 2 9 18, 2 5 10, ये 9 इधर आ जाएगा, यानी फाइनली क्या मिलेगा 9/5C बराबर, ये 9 इधर आ जाएगा बराबर F माइनस 32। ये भी एक रिलेशन मिल गया। देखिए F माइनस 32 बराबर 9/5C। अब देखिए सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकालते हैं, तो C/0, C/100 आप लोग भी निकाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है K माइनस 273.15 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 0। देखिए ये कैंसल आउट हो गया दोनों, तो बचा क्या हम लोग का C बराबर K माइनस 273.15। देखिए कभी भी अगर सेल्सियस और केल्विन में चेंज करना हो तो बस खाली 273.15 का जोड़ घटाव होता है। 1.5 को हटा भी दीजिएगा तब वो कोई फर्क नहीं पड़ता उतना, लेकिन 1.5 एक रेसी देता है। यानी सेल्सियस बराबर केल्विन, अगर कोई भी कितना भी डिग्री, अगर कोई केल्विन में दिया हुआ है टेम्परेचर, केल्विन में मान लेते हैं 373 या 474 केल्विन दिया हुआ है, उसको अगर डिग्री सेल्सियस में ले आना है, सेल्सियस में लाना है, तो उसमें से यानी केल्विन वाला में से 273.15 घटा देंगे तो फिर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। और अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में भागना है, मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में ले जाना है, तो 5 में क्या करना होगा, इसको एन ला के 273.15 उसमें जोड़ दीजिए, आ जाएगा। दिखता है कि नहीं, नीचे दिखता है, हाँ चलिए दिख रहा है, तो पता चलता है। मेरे को पीछे आगे होने पड़ता है इसीलिए प्रोग्राम। चलिए तो यहाँ तक हो गया। आप लोगों को सब यूनिट एक एक करके सब यूनिट के बारे में हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आप लोग ना आराम से यूनिट को कन्वर्जन कर सकते हैं, आराम से आप लोग यूनिट को कन्वर्जन कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ कुछ हम दे रहे हैं, उसको यूनिट कन्वर्जन कर लीजिएगा। जैसे कि पहला देखिए, पहला आप लोग 40 डिग्री सेल्सियस को ना डिग्री फॉरेनहाइट में चेंज कीजिएगा, यानी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा पहला। दूसरा देखिए आप लोग -40 डिग्री फॉरेनहाइट को क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लीजिएगा।
थर्ड यहां से पूछेगा ये सबसे रिलेशन। थर्ड में देखिए 545 केल्विन को 545 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लीजिएगा। और एक फोर्थ लिख लीजिए 242 केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर लीजिएगा। बस इतना आप लोग का होमवर्क है। ठीक, ये आप लोग होमवर्क जरूर बनाइएगा। समय निकाल के होमवर्क बनाइएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि इस तीनों का आंसर क्या है। पॉइंट जरूर याद रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग टेम्परेचर का स्केल है, तो अलग अलग स्केल पे सबका जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है यहाँ पे आप लोगों को समझना है इसको, समझे। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर भी पढ़ना है इसमें, लेकिन टाइप्स ऑफ थर्मामीटर उतना अभी मेरे को नहीं लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, वो थ्योरेटिकल पार्ट है। तो टाइप्स ऑफ थर्मामीटर भी है, लेकिन हम उसको अभी रोक के अब आगे ले चलते हैं। आगे हम लोग ले चलते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट में ले चलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट का ट्रांसमिशन कैसे होता है। हीट मतलब कौन कौन सा फॉर्मेट के थ्रू आगे बढ़ता है। ठीक है, हीट तो हम लोग समझ रहे हैं कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में आगे बढ़ रहा है, आगे जाता है, लेकिन हर एक सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मेट चाहिए। जैसे कि लोहा में अगर लोहा को गर्म कर रहे हैं, तो लोहा को मेटल को गर्म करते हैं, तो यहाँ कलछुल से दाल छनकाते हैं, तो देखिएगा कि यहाँ पे जल रहा है गैस, और इन्हें उसका जो डंटा रहता है, डंटी रहता है, वो भी गर्म हो जाता है। रोटी पकाने वाला तावा देखिए, फिर सब्जी बनाने वाला कढ़ाई देखिए, सब गर्म हो जाता है, लेकिन जलता कहाँ है, नीचे गैस जलता है, लेकिन पूरा बॉडी गर्म हो जाता है। तसला देखिए, कुकर देखिए, सब गर्म हो जाता है। कुकर का हैंडल नहीं गर्म होता है, क्योंकि वहां पे कुछ दूसरा अंदर गर्म हो जाता है मेटल, लेकिन उसके ऊपर एक लेबल चढ़ाया हुआ रहता है इंसुलेटर, वो गर्म नहीं होता। तो ये सब कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होता है। जैसे पानी गर्म करते हैं, तो देखिएगा कि पनिया छू के देख करते हैं, ऐसे अच्छा अभी पूरा गर्म नहीं हुआ, अभी पूरा गर्म नहीं हुआ, तो पता कैसे चलता है कि वो पनिया गर्म कैसे हो गया, कौन सा मेथड के थ्रू कैसे गर्म हो रहा है। बल्ब ये सब जलता होगा, देखिए एक रूम है, एक रूम में बल्ब ये सब जलता है, बल्ब से भी कुछ ना कुछ हीट आता है, हम लोगों के पास हीट पहुंच जाता है। कैसे हीट पहुंचता है, अभी मेरे को इतना गर्मी लग रहा है, कहाँ से इतना आ रहा है यहाँ पे हीट, इस हीट को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सब सारी चीज देखेंगे। सूर्य से देखिए, सूर्य से हीट हम लोगों को पृथ्वी तक पहुंच जाता है। सूर्य से कितना दूर है, बहुत दूर है, वहां से यहाँ तक पहुंच जाता है। का पढ़ना यानी हीट का ट्रांसमिट कैसे करेंगे। तो देखिए, हीट का ट्रांसमिशन जनरली 3 फॉर्मेट के थ्रू होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन। ठीक ना, 3 मेथड से हीट आगे बढ़ता है, और तीनों का अब अपना अपना कंडीशन है कि तीनों कहाँ जाके कहाँ तीनों अप्लाई होता है, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग सिचुएशन चाहिए। ऐसा नहीं कि तीनों एक ही जगह काम होगा, तीनों का अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग मीडियम चाहिए, अलग अलग मीडियम में तीनों काम करता है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन मतलब कि चालन, कन्वेक्शन मतलब कि संवहन, और रेडिएशन मतलब कि विकिरण। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और फिर रेडिएशन, तीनों को हम लोग डिटेल से भी समझते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे होता है। बहुत सारा यहाँ से सीखने को मिलेगा। देखते होंगे आप लोग कि कभी कभी सब्जी जल जाता है बनाते बनाते, काहे जल जाता है, कोई रीजन उसका, वो भी देखेंगे इसी में, मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड। गर्मी ठंडा के दिन में देखिएगा कि बोरसी तापते हैं, बोरसी, नहीं तो बाहर में जाकर और आगे लगा के और तापते हैं दूरे से, ज्यादा नजदीक नहीं सड़ते, दूरे से, और वहां से हीट हम लोगों तक पहुंचता है। इसको हुआ कहा है, मेरे ही पास आ रहा है बार बार। लेक्चर बना रहे हैं, बनाने दो, बाद में तंग करना। समझे में नहीं आता है, इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, तब वो देख रहा आ रहा है मेरे पास इतना गर्मी में। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रांसमिशन ऑफ हीट, नया टॉपिक देते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ
ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट समझते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, देखिए ट्रांसमिशन ऑफ हीट, इसका कुछ डिफिनीशन लिखते हैं और फिर तीन को इसका मेथड बताएं। तीनों मेथड को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कौन कहाँ पे। देखिए हम लोग इसको समझते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट का। देखिए 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट को हम लोग ट्रांसमिशन, यानी हीट को ट्रांसमिशन करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम लोग 3 मेथड के थ्रू, 3 मोड के थ्रू हम लोग ले जा सकते हैं। पहला क्या है? पहला है कंडक्शन, चालन। दूसरा क्या है? कन्वेक्शन, संवहन। तीसरा क्या है? रेडिएशन, विकिरण। ठीक, 3 मेथड के थ्रू हीट को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। सबसे पहला देखिए हम लोग देखते हैं कंडक्शन। देखिए तीनों का ना अलग अलग है। ये कंडक्शन मेथड ओनली फॉर सॉलिड के लिए, यानी ये जो कंडक्शन मेथड है केवल और केवल सॉलिड पदार्थ में ही, यानी सॉलिड बॉडी रहेगा, सॉलिड मतलब कि ठोस बॉडी रहेगा, उसमें जो हीट का जो ट्रांसमिशन होगा ना वो कंडक्शन मेथड के थ्रू होगा। ठीक, कन्वेक्शन मेथड कौन सा किस में अप्लाई होता है? कन्वेक्शन मेथड, कन्वेक्शन मेथड होता है लिक्विड और गैस के लिए। ठीक है ना, लिक्विड और गैस के लिए, यानी लिक्विड और गैस, अगर लिक्विड और गैस में, अगर लिक्विड और गैस में अगर हीट को हमको ट्रांसमिशन करवाना है, यानी हीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, यानी लिक्विड और गैस में, तो उसमें हम लोग कन्वेक्शन मेथड का यूज करते हैं। और रेडिएशन के लिए ना कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए ना सॉलिड लिक्विड गैस, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। ये निर्वात में भी क्या करता है? आराम से फ्लो कर जाता है, वैक्यूम में भी। तो इसके लिए कोई भी मीडियम की, यानी यहां से ध्यान रखिएगा कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम की आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन रेडिएशन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अब कुछ कुछ और बातें बताते हैं। देखिए कंडक्शन सॉलिड में होगा, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होगा, रेडिएशन के लिए कोई मटेरियल का जरूरी नहीं होता। देखिए कंडक्शन सबसे स्लो प्रोसेस है, सबसे धीरे 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 गर्म होता है। इससे कंडक्शन के कंपैरिजन में कन्वेक्शन थोड़ा सा तेजी से गर्म करता है। रेडिएशन सबसे फास्ट होता है। रेडिएशन से कोई भी हीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है रेडिएशन के थ्रू, तो बहुत तेजी से चला जाएगा। ये रेडिएशन के थ्रू जो लाइट का वेलोसिटी होता है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उस रफ्तार से हीट आगे बढ़ता है रेडिएशन के थ्रू। समझे? ये चीज, इतना सारा चीज समझ गए हैं। अब देखिए, अब एक करके सबका ना डिफिनीशन देखते हैं, फिर सबका फिगर के थ्रू काम करते हैं। जैसे देखिए कंडक्शन मतलब कि चालन क्या बोलता है? देखिए द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूअस, मतलब जो भी हीट ट्रांसफर होता है वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर कंटिन्यूअसली टिल द 2 एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट का 2 एंड रहेगा। 2 एंड में कंटिन्यूअसली क्या होता है? हीट ट्रांसफर होता है और सब जगह एट ए सेम टेम्परेचर, सब जगह समान सेम टेम्परेचर आगे फ्लो होता है। दिस मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन। इसी जो ये मेथड, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। और देखिए कंडक्शन प्रोसेस ओनली इन सॉलिड मटेरियल, ये सॉलिड मटेरियल में ही होगा कंडक्शन प्रोसेस, समझे? और ये सॉलिड मटेरियल में कैसे होता है कंडक्शन, उसका फिगर देखिए। और ध्यान रखिएगा ये जो कंडक्शन मेथड है दिस इज स्लो मेथड, दिस इज स्लो मेथड। अब थोड़ा ना कंडक्शन देखिए तो ये किस तरह से काम करता है, कैसे होता है। तो इसके बाद फिर हम लोग कन्वेक्शन में काम करेंगे। जैसे देखिए कंडक्शन में कैसे होता है, हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ये क्या है? ये एक रड है और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, इसको हीट दे दिए, ठीक। देखिए जब हम लोग यहाँ से इसको गर्म करेंगे ना, बटन लगा दिया, जब इसको यहाँ से देखिए इस रड को हम लोग गर्म करेंगे, तो इस रड को गर्म करेंगे ना, तो देखिए इसके अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा ये कंडक्टर होना चाहिए रड, ये नहीं कि नॉन कंडक्टर रहेगा या इंसुलेटर रहेगा तो फिर इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो ही नहीं होगा। यानी वैसा रड होना चाहिए, वैसा मेटल होना चाहिए जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। समझे? फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसी में कंडक्शन मेथड अप्लाई होगा, नहीं तो फिर कंडक्शन मेथड अप्लाई नहीं होगा। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ वाला देखिए, यहाँ वाला पार्टिकल्स गर्म हो जाता है और यहाँ वाला पार्टिकल्स गर्म हो जाता है, यहाँ वाला जो भी इलेक्ट्रॉन है वो गर्म हो जाता है और वो वाला हीट का क्या होता है, यहाँ वाला गर्म हो गया तो ये हीट फिर क्या करेगा, बगल वाला को ट्रांसफर करेगा, यहाँ से ये चीज ध्यान रखना है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ता,
यानी इलेक्ट्रॉन यानी जो भी पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स अपना जगह छोड़ता नहीं है, वो अपने जगह पर रहता है, बस खाली वो हीट को क्या करता है, बगल वाला के पास ट्रांसफर कर देता है। वो बगल वाला इलेक्ट्रॉन है वो बगल वाला के पास ट्रांसफर कर देता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जहां है वो वहीं पर रहता है। यानी इसमें मीडियम का जो ट्रांसमिशन होता है, माध्यम का जो ट्रांसमिशन होता है, इसमें नहीं होता है। यानी इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन इज नॉट transferred ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, वो अपना ही जगह पे रहता है, यानी अपना ही जगह पे रहेगा, वो खाली हीट को बगल में ट्रांसफर कर देगा, यही हम लोगों का कंडक्शन मेथड, समझे। चलिए यहां तक समझ में आ गया कि इसमें मोलिक्यूल्स टू मोलिक्यूल्स अपना हीट को ट्रांसफर करता है, लेकिन मोलिक्यूल्स जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अपना जगह कभी नहीं छोड़ेगा। ये होता है कंडक्शन। ठीक, कंडक्शन का फिगर ये है हम लोगों का। अब देखिए, अब थोड़ा सा आता है कन्वेक्शन में। देखिए कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन मतलब कि संवहन। कन्वेक्शन का डिफिनेशन भी लिखेंगे। देखिए कन्वेक्शन है क्या, उसको पहले समझ लेते हैं। कन्वेक्शन का पहले समझते हैं कि कन्वेक्शन है क्या, और फिर रेडिएशन है क्या, फिर तो दोनों के साथ में हम लोग डिफिनेशन लिख लेंगे कि कैसे कैसे दोनों का डिफिनेशन होगा, इसको मिटाते हैं। कन्वेक्शन समझते हैं। देखिए कन्वेक्शन ये कहाँ पे ये जनरली होगा, ये होता है लिक्विड और फिर गैस में। ये कंडक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, फास्ट हीट को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक ना। देखिए ये कैसे होता है, जैसे कि पानी गर्म कर रहे हैं, मान लेते हैं कि पानी गर्म कर रहे हैं किसी डब्बा में पानी गर्म कर रहे हैं। देखिएगा जब पानी गर्म कैसे होता है, पानी गर्म होता है कन्वेक्शन मेथड में। जैसे देखिए जब हम लोग यहाँ पे हीट देते हैं ना, तो यहाँ पे हीट देते हैं तो देखिए इसका अगल बगल वाला वाटर क्या हो जाता है, अगल बगल वाला वाटर गर्म हो जाता है। और अगल बगल वाला वाटर जैसे ही गर्म होगा तो गर्म चीज ठंडा हो जाता है, ठीक ना। सॉरी, गर्म चीज क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। गर्म चीज हल्का हो जाता है तो ऊपर भागेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ वाला जो भी लिक्विड था, ये लिक्विड धीरे धीरे ऊपर भागेगा, धीरे धीरे ऊपर भागेगा। तो ये देखिएगा यानी बुलबुला उठने लगता है। जब पानी गर्म कीजिएगा ना, उस समय देखिएगा बुलबुला सगरो आ जाता है एकदम। तो यानी अब यहाँ देखिए, जब ये वाला लिक्विड ऊपर चल गया तो ये वाला बगल वाला यहाँ वाला लिक्विड क्या हो गया, खाली हो गया। तो इस लिक्विड को भरने के लिए क्या आता है, बगल से लिक्विड दौड़ता। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन मेथड में हो रहा है कि देखिए यहाँ पे जो मोलिक्यूल्स है, जो गर्म वाला वो अपना जगह छोड़ दे रहा है, लेकिन कंडक्शन में क्या था, अपना जगह छोड़ता नहीं था मोलिक्यूल। छोटा छोटा जो मोलिक्यूल्स था, इलेक्ट्रॉन था। लेकिन यहाँ पे मटेरियल क्या है, पदार्थ क्या, गर्म होने के बाद अपना जगह छोड़ दे रहा है। यानी वो बगल वाले के पास हीट नहीं ट्रांसफर कर रहा, अपना ही भाग जा रहा है, अपना ही ट्रांसफर हो जा रहा है। जब वहां पे अपना ही ट्रांसफर हो जा रहा है तो बगल में खाली बच जा रहा है, वहां पे खाली हो जाएगा। तो बगल से लिक्विड क्या करेगा, फिर दौड़ेगा, और यही मेथड चलते रहता है, यही मेथड को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। और कन्वेक्शन मेथड के थ्रू ही ये वाटर गर्म होता है, ठीक है ना। और देखिए कन्वेक्शन मेथड के थ्रू ही रूम में भी देखिएगा, रूम में भी हीट जनरेट हो जाता है कन्वेक्शन मेथड के थ्रू। फिर धीरे धीरे जब पूरा हीट गर्म हो जाता है एयर, तो एयर नीचे से उठेगा तो हल्का होगा तो ऊपर जाएगा। गर्म एयर हल्का होगा तो ऊपर जाएगा। ऊपर वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर के थ्रू फिर एयर बाहर चला जाता है। इसी और इसका देखिए कन्वेक्शन का और बहुत जगह यूज है। जैसे कि गर्मी के दिन में भी हवा चलता है, इसी के चलते हवा चलता है। इसी के चलते क्या होता है कि जब हीट नीचे वाला एयर गर्म हो जाता है तो धीरे धीरे ऊपर उठता है तो फिर ठंडा हवा जने से ठंडा हवा उस जगह को भरने के लिए वहां पे फिर आएगा, दौड़ेगा। तो हवा भी चलता है इसी के चलते। बवंडर जो होता है ना, बवंडर जो भूत उठता है, बोलते अगर भूत उठ रहा है, वहां पे भी सेम ऐसे ही होता है। अचानक से क्या हो जाता है कि कहीं का एयर गर्म हो गया
अब वहां का एयर गर्म हो गया तो वहां वाला एयरवा क्या करेगा, उठेगा बाहर, क्योंकि हल्का हो गया, गर्म हो गया, हल्का हो गया तो वहां से हटेगा बाहर। और अचानक से तेजी से क्या होता है कि बगल से ठंडा हवा घुसता है, बगल से जैसे ठंडा हवा तेजी से घुसेगा तो ये इसके ऊपर प्रेशर बनाता है, और प्रेशर के चलते ये जो भी इसके सामने होता है सारा चीज उड़ियाते ले पार हो जाता है और बोलते हैं अरे भूत 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 उठा है। तो ये क्या होता है, यही होता है कन्वेक्शन मेथड, ठीक ना। समुद्री तट पे भी जो हवा ये सब चलती है वो भी वहां पे भी रीजन है कन्वेक्शन का है। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें पार्टिकल्स क्या है, अपना जगह छोड़ देता है। ये लिक्विड गैस दोनों में होता है, पार्टिकल्स अपना पोजीशन को छोड़ देता है, फिर बगल वाला आराम से आके बढ़ जाता है। ये कन्वेक्शन मेथड कहाँ पे यूज हम लोग करते हैं, जनरली लिक्विड और फिर गैसियस स्टेट में हम लोग यूज करते हैं। कन्वेक्शन मेथड कंडक्शन मेथड के कंपेरिजन में फास्ट है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कन्वेक्शन। डिफिनीशन भी लिख लेंगे हम लोग और फिर डिफिनीशन को भी समझ लेंगे। अब देखिए एक हम लोग का है रेडिएशन। देखिए रेडिएशन, अच्छा देखिए कन्वेक्शन के लिए और कंडक्शन के लिए दोनों के लिए मीडियम का जरूरी पड़ा, माध्यम का जरूरी पड़ा। बीच में मीडियम नहीं रहता तो कुछ होता नहीं। लेकिन रेडिएशन देखिए, रेडिएशन के लिए कुछ नहीं जरूरी, इसको कहीं भी हम लोग ले जा सकते हैं। इसके लिए ना कोई मीडियम की जरूरी है, ना किसी भी चीज का और चीज का जरूरी है। ये आराम से जहां पे भी ले जाना, आराम से इसके थ्रू हीट को ले जा सकते हैं। जो सूर्य से जो हीट आता है हमारे पृथ्वी तक वो रेडिएशन के थ्रू आता है और बहुत फास्ट होता है। इस दोनों के कंपेरिजन में इतना फास्ट है ना, लाइट का वेलोसिटी समझ लो, बहुत ज्यादा फास्ट है ये रेडिएशन। इसके लिए कोई मीडियम का जरूरी नहीं होता, सबसे फास्ट होता है। इसमें भी कोई कुछ भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पदार्थ का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरे जगह नहीं होता है। तो यही है हम लोग का हीट का ट्रांसफर करने का तरीका या मेथड। तो एक एक करके हम लोग कंडक्शन देखे, उसी तरह से कन्वेक्शन और रेडिएशन का भी हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए हम लोग अभी डिफिनीशन देख लेते हैं कन्वेक्शन और फिर रेडिएशन का। इसके बाद ना हम लोग तीनों के बीच में ना एक कंपैरिजन कर लेंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों के बीच में कंपैरिजन कर लेंगे किसके किसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो तो कन्वेक्शन देखिए, कन्वेक्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड। देखिए द प्रोसेस बाय विच the process by which heat is transmitted through a substance from one point, देखिए one point to another, देखिए one point to another due to actual bodily movement of the heated particles of the substance is called convection। यानी जो एक्चुअल बॉडी था उसका जो एक्चुअल चीज पहले गर्म हुआ, उसका जो मूवमेंट होने के बाद जो एक्चुअल चीज गर्म हुआ वो मूवमेंट हो जाता, वहां से हट जाता, फिर दूसरा आ जाता है बगल से, वो भी ठंड गर्म हुआ हल्का हुआ, वो भी ऊपर आएगा, फिर बगल से आ जाएगा। यही जो फुल प्रोसेस होते रहता है, यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, ठीक। रेडिएशन देखिए, रेडिएशन क्या बोलता है, द रेडिएशन इज ए प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है, बाय विच हीट इज, देखिए हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हीट ट्रांसमिटेड होता है वन बॉडी से अनदर बॉडी, लेकिन विदाउट एनी हीटिंग द इंटरवल मीडियम। लेकिन इसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं आता, कोई भी मीडियम को बीच में कोई भी मीडियम को गर्म नहीं करेगा और ये सीधे अपना मंजिल के पास पहुंच जाएगा। मंजिल के पास जो भी अपना ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको गर्म करेगा। जैसे सनलाइट ऊपर से नीचे आता है तो बीच में थोड़ी ना किसी भी चीज को गर्म करता है। तो विदाउट एनी हीटिंग द इंटरवल मीडियम, बिना कोई भी इंटरवल मीडियम, कोई भी जो बीच में रहेगा, बीच में किसी को भी बिना गर्म किए हुए आराम से नीचे पहुंच जाता है। यही हम लोग का रेडिएशन। ये देखिए सबसे फास्ट प्रोसेस है, ये लाइट के प्रोसेस से, लाइट के वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। तो इसके लिए भी कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन ये सब के लिए बिना जब तक मीडियम नहीं रहेगा बीच में, बीच वाला को गर्म करेगा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर नहीं ऐसे कर पाएगा। तीनों के बीच में ना हम लोग एक देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तीनों के बीच में कंपेरिजन कर लेते हैं कि तीनों के बीच का में क्या क्या कंपेरिजन है। जो भी हम लोग पढ़े अभी वन लाइन में सबके बीच का कंपेयर कर लेते हैं। हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि समय बचे, ठीक ना। देखिए हम लोग सबके बीच में एक करके कंपेयर कर लेते हैं। 3-4 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोगों को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कंपेरिजन करते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बीच में पैरामीटर। सबसे पहला पैरामीटर मटेरियल मीडियम, मतलब कि किसके लिए मीडियम की आवश्यकता है, किसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कंडक्शन के लिए क्या है, कंडक्शन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है,
मीडियम इज रिक्वायर्ड, और अभी कैसा मीडियम इसके लिए चाहिए, सॉलिड मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कन्वेक्शन के लिए क्या, कन्वेक्शन के लिए भी मीडियम इज रिक्वायर्ड, लेकिन इसके लिए कौन कौन सा मीडियम चाहिए, लिक्विड और गैस। ठीक, फिर रेडिएशन के लिए नो मीडियम आर रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई मीडियम का रिक्वायर्ड का जरूरी नहीं, किसी भी तरह का इसका कोई मीडियम बीच में रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा देखते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का जो मोमेंट होता है वो, तो देखिए कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में पार्टिकल्स का मोमेंट नहीं होता, वो क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है बगल वाले के पास, बगल वाले इलेक्ट्रॉन के पास हीट को ट्रांसफर करता है, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन में बगल के पास चला जाता है, वैसा नहीं होता है। वही लिखा हुआ कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट लीव देयर मीन पोजीशन, वो उसका जो अपना पोजीशन है, जो अपना मीन पोजीशन उसको छोड़ता नहीं है, वहीं पे रहता है, वो केवल और केवल हीट को बगल वाला के पास ट्रांसफर करता है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है कि अपना जो भी पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स अपना जगह का छोड़ देता है, फिर जगह को छोड़ के चला जाता है, फिर वहां पे दूसरा पार्टिकल्स आके जगह ले लेता है। वही यहाँ पे बोलता है, इसको पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, देखिए द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम लीव देयर मीन पोजीशन, ये अपना पोजीशन को क्या करता है, मीन पोजीशन को छोड़ता है, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम लीव देयर मीन पोजीशन। ठीक है, और रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में मीडियम आर नॉट इन्वॉल्व, इसमें कोई मीडियम ही नहीं रहता, कोई मीडियम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका कोई फिर नहीं। नेक्स्ट देखते हैं स्पीड, स्पीड के बारे में बात करते हैं, तीनों में किसमें ज्यादा स्पीड से हीट को ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें इसका जो प्रोसेसिंग है इसका स्लो है, थोड़ा प्रोसेसिंग इसका स्लो है, रैम रोम थोड़ा सा इसका कम है, इसीलिए स्लो प्रोसेसिंग के साथ काम करता है। सेकंड देखिए इट आल्सो स्लो, ये भी स्लो है लेकिन फास्टर देन कंडक्शन, ये जो कंडक्शन है, कंडक्शन के मेथड, कंडक्शन प्रोसेस से ये थोड़ा सा फास्ट होता है, जबकि ये रेडिएशन तो भाई बोलिए मत इसको। हीट इज ट्रांसफर्ड एट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से देखिए हीट को ये ट्रांसफर करता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये आगे ले जाता है। जबकि नेक्स्ट देखते हैं पाथ ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर कैसे, मतलब कि जो हीट का ट्रांसमिशन होता है ना, वो कौन सा पाथ में, कौन सा रास्ता से होता है। तो देखिए कंडक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ही हीट ट्रांसफर होता है, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही हीट ट्रांसफर होता है। ठीक, जबकि कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर हीट ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन में ध्यान रखिएगा, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर हीट ट्रांसफर होता है। जबकि रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, यानी ये और ये सेम है, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। यही है हम लोगों के बीच का कंपैरिजन, हम लोगों के बीच का नहीं, इस तीनों के बीच का, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों के बीच का कंपैरिजन। बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको हम हट गए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसको मार लीजिए, जब भी जरूरत पड़ेगा अपना देखते रहिएगा। ठीक, ठीक ना, हो गया। चलिए अब हम लोग का देखिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्पेसिफिक हीट, इसके बाद स्पेसिफिक हीट पढ़ लेते हैं हम लोग, और स्पेसिफिक हीट के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, कि जैसे अगर हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेंशन होता है ऑब्जेक्ट में, स्टील में गर्म करने के बाद कुछ ना कुछ उसमें प्रसार होता है, फैलता है, तो वो सभी देखेंगे हीट ऑफ एक्सपेंशन। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जिसको हम लोग विशिष्ट उष्मा बोलते हैं, विशिष्ट उष्मा। देखिए विशिष्ट उष्मा किसको बोलते हैं, जो जितना ही जल्दी और जो जितना ही मतलब जल्दी गर्म और जो जितना ही उतना ही जल्दी ठंडा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक, यानी वही एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा किसका होता है, मतलब कि जो ज्यादा गर्म, मतलब कि देरी से गर्म होगा और देरी से ठंडा भी होगा, तो पानी का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, तो हम लोग अब वो देखते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में, समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, उसका डिफिनीशन देखेंगे, उसका क्या क्या फिनोमिना है, वो फिनोमिना को समझेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट का कितना स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक हीट होता है, वो भी देखेंगे। देखिए हम समझते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ठीक ना। देखिए स्पेसिफिक हीट मतलब कि विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा समझने से पहले मतलब वहां तक पहुंच, ये एक तरह का ना कांस्टेंट है,
स्पेसिफिक हीट क्या है? एक तरह का कांस्टेंट। देखिए अभी कैसे पहुंचेंगे स्पेसिफिक हीट के पास, वो देखिए इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशिष्ट नारायण सिंह, विशिष्ट उष्मा इसको बोलते हैं, विशिष्ट नारायण सिंह। देखिए स्पेसिफिक हीट होता क्या, हम लोग क्या लिए, वाटर लिए, वाटर लिए। अब देखिए इस वाटर को ना, मान लेते इस वाटर का टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इस वाटर का टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। इस वाटर का मान लेते हैं कुछ मास है अपना, कुछ मास है, 1 ग्राम 2 ग्राम या कुछ भी मास है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से इसको एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। देखिए एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट मतलब कि क्यू एनर्जी दे रहे हैं, क्यू एनर्जी दे रहे हैं। देखिए जब इसको हम लोग क्यू एनर्जी देंगे ना, तो इसका देखिए इस लिक्विड का टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा ना। तो वही हम लोगों को निकालना है कि ये जो एनर्जी दे रहा है, ये एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड करेगा कि इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यही हमको यहाँ पे ये करना है, यही हम लोगों को यहां से निकालना है। यानी ये जो एनर्जी है, ये मतलब कि कितना नीचे से एनर्जी देंगे ताकि इस लिक्विड का टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है, इस लिक्विड के टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। तो देखिए ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये जो चार्ज, सॉरी ये क्या है, ये है क्यू, क्यू मतलब कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। देखिए अभी इसको इसमें हम लोग समझते हैं। देखिए Q बराबर क्या होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ लिक्विड, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। देखिए यहाँ पे अगर इस बॉयलर के अंदर जितना ही ज्यादा पानी रहेगा या जितना ही ज्यादा मटेरियल होगा, उसी के अनुसार नीचे से एनर्जी भी खर्चा होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को पूरा बड़ा सा के ड्रम में पानी गर्म करना है चावल बनाने के लिए, बारात को खिलाने के लिए, तो उसी के अनुसार में नीचे से एनर्जी देना होगा, मतलब नीचे से गैस उसी के अनुसार खर्चा होगा। जितना ज्यादा ये बॉयलर बड़ा रहेगा, जितना ज्यादा बॉयलर के अंदर पानी वाला जो मास रहेगा, वो जितना ही ज्यादा होगा उतना ही नीचे से एनर्जी ज्यादा खर्च होगा। यानी पहला समझ में आ गया कि ये जो एनर्जी है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ही ज्यादा या इसके अंदर मास रहेगा उतना ही नीचे से हमको एनर्जी खर्चा करना होगा, ठीक। दूसरा देखिए, ये दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है, क्यू डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ इस लिक्विड पे, यानी चेंज इन टेम्परेचर बोले तो डेल टी पर डिपेंड करता है। अब ये कैसे डिपेंड करता है, जैसे देखिए मान लेते हैं कि इस पानी का स्टार्टिंग का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो इस पानी का टेम्परेचर को जितना ही बढ़ाएंगे हम लोग, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में जितना ही ज्यादा पानी को हम लोग बढ़ाएंगे, जितना ही ज्यादा पानी का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा हमको क्या लगेगा, क्यू एनर्जी लगेगा ना। तो आइए यहाँ तक समझ, चाहे घर देखिए ना, अपना दिमाग को ले जाइए चूल्हा के पास, चूल्हा जानते हैं ना, वहां पे ले जाइए गैस वाला के पास, और वहां पे खुद से सोचिए कि ये वो छोटा सा गिलास में पानी गर्म करते हैं तो तुरंत गर्म हो जाता है। लेकिन अब क्या करते हैं, डेगची में पानी गर्म करते हैं, डेगची में पानी गर्म करके तो ज्यादा देरी तक गैस हमको जलाना पड़ता है, यानी ज्यादा देर तक गैस जलाना पड़ रहा है, यानी एनर्जी ज्यादा। मान लेते हैं हम डेगची के जगह बड़ा सा के बॉयलर रख दिए, तो अब मास पानी भी ज्यादा हटेगा तो उसी के अनुसार एनर्जी लगेगा, पानी को गर्म करेंगे उसी के अनुसार एनर्जी लगेगा। और ये जो ये क्यू है, और वो किस चीज पे डिपेंड करता है, क्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। यहाँ पे वाटर था तो इसीलिए ठीक है, क्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड या नेचर ऑफ सब्सटेंस लिख दीजिए। जो भी अंदर सब्सटेंस रहेगा, जो भी मास रहेगा ना, उसके अंदर जो भी मास रहेगा उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, या नेचर या मटेरियल लिख दीजिए, क्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल लिखते हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक। एनर्जी रखिए,
एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सब्सटेंस। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से देखिए हम लोगों को क्या मिलने वाला है। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम लोगों को मिलता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू डेल टी। और देखिए जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या आता है, एस आता है, एस एम डेल टी। और वेयर एस बराबर क्या है, एस बराबर ही है, वेयर एस बराबर स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट मतलब कि विशिष्ट उष्मा। ये क्या है, ये एक तरह का कांस्टेंट है एस। एम बराबर क्या है, एम बराबर है मास ऑफ मटेरियल। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसका होता है, वाटर का, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट वाटर का होता है। डेल टी बराबर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक ना, एस एम डेल टी। और क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है एनर्जी। क्यू बराबर क्या होता है, एनर्जी। तो देखिए यहां से हम लोगों को क्या मिला, क्यू बराबर यानी चार्ज बराबर एस एम टी मतलब जानते हैं श्रीमती, बीच में डैश और लास्ट में देवी। अब डैश के अंदर आप जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है, वही है एस एम टी, श्रीमती। तो याद रखिएगा जो भी चार्ज होता है यानी कोई भी लिक्विड को, कोई भी, अब यहां से आप ये भी निकाल सकते हैं कि हम, मेरा गैस कितना दिन तक चलेगा, मेरा गैस कितना खर्चा होगा। गैस खर्चा मतलब कि एनर्जी गैस में कैलोरी के फॉर्मेट में उसको चेंज कर दीजिए, जितना केजी होगा उसके अनुसार। और एस मतलब कि कौन सा चीज हम गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं या और कुछ गर्म कर रहे हैं, जिस चीज पे अप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी, उसका स्पेसिफिक हीट, कितना मास पे लगा रहे हैं एनर्जी वो, और कितना टेम्परेचर तक उसको हम लोगों को ले जाना है, सारा चीज मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि कितना गैस लगेगा। एस एम टी। यहां से देखिए तो स्पेसिफिक हीट का ना एसआई यूनिट निकालते हैं। देखिए एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, देखिए एक लिख दे रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यहीं पे लिख दे रहा है, ये बहुत काम देगा। स्पेसिफिक, अच्छा पहले रुक जाइए, पर इसका एसआई यूनिट निकाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। यही है स्पेसिफिक हीट, समझे, यहां से निकालिए तो स्पेसिफिक हीट मतलब ये हो जाएगा इधर Q मास इंटू डेल टी, मास इंटू डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, एस स्पेसिफिक हीट बराबर चार्ज अपॉन मास इंटू डेल टी। अब देखिए यूनिट, ऐसा यूनिट निकालते हैं, चार्ज है ना, एनर्जी है, ऊर्जा, चार्ज बार बार बोल रहे हैं, एनर्जी ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल अपॉन मास का क्या होता है, केजी। और यहाँ डेल टी में टेम्परेचर, चेंज इन टाइम मत सोचिएगा, वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, यानी क्या हम लोग को मिलेगा, जूल पर केजी केल्विन। ध्यान रखिएगा ये एसआई यूनिट ऑफ क्या निकला, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, याद रखिएगा, जूल पर केजी केल्विन, ठीक ना। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट जूल पर केजी केल्विन हो गया। अब देखिए इसको ना आप अलग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्या, यहाँ पे एनर्जी है तो एनर्जी को कैलोरी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैलोरी यानी अब वो सीजीएस यूनिट हो जाएगा, सीजीएस यूनिट में निकाल दें। देखिए सीजीएस
यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो जूल की जगह क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम, केल्विन की जगह पे डिग्री सेल्सियस, ये सीजीएस यूनिट हो गया। अगर देखिए अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिख लीजिए, ये बहुत काम का चीज है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये पूछ सकता है यहाँ से। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बराबर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये सीजीएस यूनिट में लिख दिया, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चलिए हो गया। जूल में चेंज करना है तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल चेंज कर सकते हैं, इतना केजी पर केल्विन उधर लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, यहां से तो अभी एक चीज बचले है, अभी कहाँ, अभी स्पेस, अभी डायमेंशन फार्मूला, अभी कहाँ, अभी यहाँ जूल है, चार्ज है, तो डायमेंशन फार्मूला तो आप लोग बताते हैं ना, तो डायमेंशन फार्मूला तो हम बताते नहीं है। यहां से लिख दीजिए, लिख दे रहे डायमेंशन फार्मूला। क्या यहाँ पे बॉक्स खाली करते रहे, आप लोग आके भर लीजिएगा इसको, क्या होगा सो। तो स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लोग का टोटल डिटेल पता चल गया। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला बहुत जरूरी है। Q बराबर एस एम टी, क्यू बराबर एस एम टी, क्यू बराबर श्रीमती, 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 बीच में नहीं पता किसका नाम आएगा, लास्ट में देवी, क्योंकि श्रीमती के साथ देवी ही लगता है। तो ये हो गया यहाँ तक, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है, विशेष कुछ स्पेसिफिक तक। इसके बाद देखिए हम लोगों को मिलने वाला है, अब हम लोगों को मिलेगा एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड बॉडी, लिक्विड बॉडी और गैस। एंड एक्सपेंशन ऑफ, कैसे कैसे एक्सपेंशन होता है, देखिए एक्सपेंशन भी 3 तरह से होता है। सॉलिड के बारे में पहले बात करते हैं। एक्सपेंशन इन सॉलिड, सॉलिड में एक्सपेंशन 3 तरह का, एक लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर मतलब जब भी रड को गर्म करेंगे ना तो रड लीनियरली क्या होता है, लीनियरली उसका लेंथ बढ़ता है। अगर कहीं वॉल्यूम से रिलेटेड है तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वहां पे भी हीट से वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाता है। कभी कभी एरिया में भी चेंजिंग आ जाता है तो वहां पे एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं हम लोग। तो सॉलिड में एक्सपेंशन 3 तरह का हो सकता है, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और तीनों का एक अपना अपना कंडीशन बनता है, समझे। तीनों में, एक में आएगा अल्फा, एक में आएगा बीटा, एक में आएगा गामा, ये कांस्टेंट है। और अल्फा बीटा गामा फिर उसी से हम लोग रिलेट करेंगे तो लास्ट में फिर तीनों के बीच में एक रिलेशन बनता है। अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा बराबर क्या रिलेशन बनता है, 1 2 3, 1:2:3। तो अब हम लोगों को पढ़ना है एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड बॉडी। एक सॉलिड बॉडी के अंदर कैसे एक्सपेंशन होता है, जब हम लोग उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो कैसे एक्सपेंशन होता है। जैसे देखिए आप लोग रेलवे ट्रैक ये सब देखते होंगे, गर्मी के दिन में उतना सारा पूरा गर्मी होता है, देखते हैं उसका कभी कभी शेप, मुंह का सब ट्यून हो जाता है, तो वहां पे लीनियर एक्सपेंशन होता है। कभी कभी वॉल्यूम में मतलब ऐसे ऐसे ट्यून हो जाएगा, कभी कभी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बढ़ जाता है। क्या होगा, पूरा फैल जाएगा वहीं पे, वॉल्यूम एक्सपेंशन बढ़ गया। कभी कभी रड में देखिएगा, रड में जो घर बना हुआ रहता है ना, घर वाला रड में देखिएगा, वहां पे भी ये सब देखने को मिलेगा। जो कॉलम होता है ना, कॉलमों का भी क्या होता है कि अंदर से दब जाता है, बाहर के निकल जाता है, तो वहां पे भी एक्सपेंशन हो जाता है, हीट के चलते ये सब होता है। जनरली बिल्डिंग ये सब में, क्योंकि बिल्डिंग में भी तो सरिया लगाया जाता है, उस सरिया मतलब कि रॉड लगाया जाता है, वहां पे भी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। सब जगह अलग अलग तरीका का एक्सपेंशन देखने को मिलता है। देखते होंगे ब्रिज ये सब में भी लगाया हुआ रहता है, तो ब्रिज में गैप छोड़ देता है एक्सपेंशन से बचने के लिए, कि एक्सपेंशन होगा तो जगह मिल जाएगा आराम से। 2 रेलवे ट्रैक को जब जोड़ता है ना तो वहां पे भी देखिएगा गैप छोड़ता है, क्यों, उसी से बचने के लिए। जब भी लीनियर एक्सपेंशन हो तो ऐसा नहीं कि कम जगह हो तो इन्हें एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा और फिर यहाँ टेढ़ा जाएगा। तो अगर मान लेते फैल रहा है, अगर फैल रहा है तो बीच में कम से कम जगह मिलना चाहिए फैलने का, तो यही होता है लीनियर एक्सपेंशन। एक एरियल एक्सपेंशन, एरिया में चेंजिंग, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तो हम लोग
का ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करते हैं। ठीक ना, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन। देखिए आप लोगों को एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड का जो तीन एक्सपेंशन है, तीनों एक्सपेंशन लिखा हुआ है। देखिए अब हम समझाते हैं एक करके तीनों। देखिए तीनों एक्सपेंशन में पहला एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन, ठीक, लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एरियल एक्सपेंशन, ठीक ना, इसको एरियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। क्यूबिकल एक्सपेंशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन भी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए डिफिनेशन क्या बोलता है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब कि प्रसार होना। जैसे देखिए बोलता है क्या है कि व्हेन ए रॉड इज हीटेड, जब कोई एगो रॉड है, मान लेते इस तरह का रॉड है, इस रॉड को जब हम लोग मान लेते इस छोर से क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद देखिएगा इस रॉड में ना कुछ लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा। इधर मान लेते यहां से यहां तक ये ओरिजिनल लेंथ था, तो इधर भी लेंथ में बढ़ सकता है, लेंथ में इंक्रीजमेंट इधर भी हो सकता है। तो कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, डेल एल, मतलब कि दोनों तरफ मिला के डेल एल लेंथ में इंक्रीजमेंट हुआ। तो देखिए अगर ओरिजिनल लेंथ देखा जाए कि ओरिजिनल लेंथ एल था, लेकिन हीट के चलते फिर इसका लेंथ में इंक्रीजमेंट हो गया कितना, एल प्लस डेल एल। मान एक ही साइड का भी लेते हैं एक्सपेंशन, एल प्लस, अब देखिए टोटल लेंथ कितना हो गया, एल प्लस डेल एल, यानी डेल एल क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। वही बोलता है कि व्हेन ए रॉड इज हीटेड इट्स लेंथ इंक्रीजेज, इसका लेंथ में जो थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ है, दिस इंक्रीजमेंट इन लेंथ इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। जो लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अब ये देखिए ये जो डेल एल है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, वो सब सारा चीज हम यहाँ पे मैकेनिज्म बताते हैं। पहले इसको फिर उसको करते हैं। देखिए डेल एल किस चीज पे डिपेंड करता है, यानी डेल एल मीन्स चेंज इन लेंथ है ये। तो देखिए डेल एल क्या है, डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ का, यानी जितना ही ज्यादा ये ओरिजिनल लेंथ होगा उतना ही यहाँ पे इंक्रीजमेंट होगा। पहला ध्यान रखिएगा कि डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड होता है, ठीक। दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है, ये जो डेल एल है, यानी चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर बोले तो डेल टी, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। यानी जितना ही ज्यादा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, यानी जितना ही ज्यादा हीट देंगे यहाँ पे, उतना ही ज्यादा इसमें एक्सपेंशन होगा, उतना ही ज्यादा उसमें प्रसार होगा, यानी डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। जब दोनों का आपस में मिलाते हैं तो देखिए डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलता है, एल इंटू डेल टी। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो डेल एल बराबर क्या मिलता है, अल्फा मिलता है, अल्फा एल इंटू डेल टी। और ये जो अल्फा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दिख रहा है ना, दिख रहा है। इसी अल्फा को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब कि रेखीय प्रसार गुणांक। यानी अल्फा बराबर यहां से क्या मिलता है, को ई डबल एफ आई सी आई एन टी, कोएफिशिएंट ऑफ INER लीनियर एक्सपेंशन। लिख लीजिएगा सब, ठीक ना। यानी ये लीनियर एक्सपेंशन यहां पे हो गया, यानी डेल एल बराबर क्या निकला, अल्फा, अल्फा मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये कांस्टेंट है, इनटू लेंथ, लेंथ एल बराबर क्या है, ओरिजिनल लेंथ, ठीक ना। डेल एल यहां पे देखिए डेल एल बराबर ये क्या है, चेंज इन लेंथ, और इधर डेल टी बराबर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। सब लिख लीजिएगा आप लोग अपना अपना, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक, यहां तक हो गया। अब आते हैं देखिए सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन में एरिया में क्या होगा, एरिया में बढ़ोतरी होगा। किस तरह का, अगर इसका फिगर बनाना चाहे तो इस तरह का मान लेते हैं, ये कोई एक ओरिजिनल एरिया था,
जब इसको थोड़ा सा हम लोग हीट किए तो इसका फिर एरिया में क्या हो गया, इधर कुछ ना कुछ बढ़ गया। कितना एरिया में इंक्रीजमेंट हुआ, चारों तरफ मिला के चारों तरफ कितना कितना बढ़ा, डेल ए बढ़ गया। मान लेते डेल ए, छोटा थोड़ा एरिया बढ़ गया यहाँ पे। ये डेल ए है, एरिया में बढ़ोतरी। और ये क्या था, इसका अंदर वाला ओरिजिनल एरिया था। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से निकलता है यहाँ पे भी। यानी ये जो डेल ए है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलेगा, इसका जो ओरिजिनल एरिया था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, फिर दोनों को आपस में मिलाते हैं हम लोग को, तो डेल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल टी। अभी देखिए प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो चेंज इन एरिया बराबर क्या मिलता है, यहाँ पे अल्फा मिला था, यहाँ पे क्या मिलेगा, बीटा इंटू ए इंटू डेल टी। देखिए यहाँ पे बीटा बराबर क्या कहलाता है, को ई डबल एफ आई सी आई ई एन टी, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। समझे, ये हम लोग को क्या निकल गया, बीटा। अब ये डेल ए क्या है, चेंज इन लेंथ है, बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है, ए बराबर क्या है, ओरिजिनल एरिया ऑफ दिस फिगर या दिस ऑब्जेक्ट या दिस सब्सटेंस, डेल टी मींस चेंज इन लेंथ। अब देखिए इसमें हम लोग क्या बोलता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन में देखिए क्या बोलता है। अच्छा यहाँ पे इसका देख लीजिए, ये स्टेटमेंट क्या है, व्हेन ए शीट इज हीटेड, जैसे कोई चादरा वाला शीट है, मान लेते हैं कि करकट पे आप लोग करकट चढ़ा दिए ऊपर, वो तो पतला रहता है, उसमें तो थिकनेस रहता नहीं है, तो केवल एरिया के बारे में ही वहां पे जिक्र होगा। वहां पे देखिए हीट के चलते थोड़ा ही एक्सपेंशन हो ही जाता है उसका एरिया में। तो वही बोलता है व्हेन ए शीट इज हीटेड इट्स एरिया इंक्रीजेस, दिस इंक्रीज इन एरिया इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन, दिस इज आल्सो नॉन एज एरियल एक्सपेंशन। देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब इसमें देखते हैं, देखिए क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या बोलता है, व्हेन ए बॉडी इज हीटेड, इसमें क्यूबिकल एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। देखिए व्हेन ए बॉडी इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन, इट इज आल्सो नोन एज वॉल्यूम एक्सपेंशन। जैसे कि वो कोई बॉडी है, इस तरह का बॉडी है, इसमें जब हम लोग हीट दिए तो इसका जो क्या हो गया, कुछ लेंथ में इंक्रीजमेंट आ गया, सब ये वाला लेंथ में क्या हो गया, ये इंक्रीजमेंट आ गया। आ सकता है हीट से। जब ये आ गया तब यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये चारों तरफ आएगा तो यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल भी। अब यहाँ पे भी सेम उसी तरह से बनेगा, डेल भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। फिर से यहाँ से सब आपस में मिलाएंगे तो डेल भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इंटू डेल टी। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो डेल भी बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे निकला तो अल्फा, यहाँ पे बीटा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, गामा भी इंटू डेल टी। अब देखिए यहाँ पे गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे दिखेगा, गामा को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा को हम लोग बोलते हैं COEFFCIENT, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे गामा निकल गया, डेल भी क्या है, डेल भी है चेंज इन वॉल्यूम, भी क्या ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर। तो तीनों निकल गया, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तीनों अल्फा बीटा गामा, तीनों के बीच में ना एक रिलेशन होता है, वो भी निकाल के बता दे रहे हैं। अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा बराबर क्या होता है, 1:2:3 होता है। ये तीनों कोएफिशिएंट के बीच का ये रिलेशन है, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा बराबर 1:3। अब यहाँ पे देखिए अब दू करके आप लोग निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अल्फा बीटा के बीच का रिलेशन पहले निकालते हैं, तो देखिए तो अल्फा रेशियो बीटा यानी अल्फा रेशियो बीटा बराबर क्या यहाँ से निकलेगा 1:2। तो यहाँ से देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन बीटा बराबर 1/2,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो बीटा बराबर क्या निकला 2 अल्फा। तो न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त ये हम लोग को काम देगा, बीटा बराबर 2 अल्फा। अब देखिए अब फिर हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और गामा के बीच का रिलेशन ये दिखा, ये दिखा, अभी हम यहाँ निकालते हैं जगह यहाँ पे देखिए, यहाँ अल्फा इंटू गामा भी लेते हैं, अल्फा इंटू गामा बराबर 1:3। अब देखिए तो यहाँ पे अल्फा अपॉन गामा बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलने वाला, गामा बराबर 3 अल्फा, यानी दोनों तीनों के बीच का सबका रिलेशन देखिए, अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच का रिलेशन 1 2 3, बीटा बराबर 2 अल्फा लिख सकते हैं, गामा बराबर 3 अल्फा लिख सकते हैं। यही हम लोग का एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, फिर लीनियर एक्सपेंशन, तीनों के बीच का रिलेशन आप लोग को बता दिए। ये प्रूफ करने के लिए नहीं देता प्रूफ करने के लिए, डायरेक्ट हम आप लोग को बता दिए अल्फा बीटा गामा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को ना देखिए इस लेक्चर में जितना इंपॉर्टेंट था आप लोगों को, जितना मेरे को लगा कि नहीं ये चीज आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है, ये चीज आ सकता है एग्जाम, उतना हम आप लोगों को पूरा इस लेक्चर में डिस्कस करवा दिए हैं पूरा फुल्ली से। ठीक है, अगर देखते हैं अगर और आप लोगों को डिमांड रहेगा इसका तो एक लेक्चर और इसका ले देंगे, लेकिन मेरे अनुसार ये पूरा आप लोगों का कवर हो चुका है, जो भी इसका जरूरी है पूरा जरूरी चीज हम इसमें आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। नोट्स बनाइएगा, एकदम मस्त वाला नोट्स बनाइएगा, मस्त नोट्स बनाइएगा, जब हम किसी से मांगेंगे नोट्स तो दे दीजिएगा आप लोग फोटो खींच के। इतना बढ़िया से आप लोग को लिखा दे रहे, मेन पॉइंट कौन लिखाएगा, इतना कोई नहीं इतना मेहनत करेगा, कोई मास्टर से आप पढ़ लीजिए, रियलिटी बता रहे हैं, कोई इतना मेहनत करना नहीं चाहता, सबको खाली खुद का बड़ी है, कोई नहीं चाहता है कि स्टूडेंट लोग के पीछे हम इतना मेहनत करें, लेकिन क्या कीजिएगा, हमको मन करता है, हम नहीं देंगे ना आप लोग को तो मेरे को ही खराब लगेगा, कैसे का पढ़ाए हम झूठ मूठ के। यही हमको फील होता है कि मतलब कि कुछ बेहतरीन तरीका का कंटेंट नहीं ना दे पाते हैं आप लोगों को, तो मेरे को ही फील होता है कि क्या हम पढ़ा कर दिए हैं, समझ में आएगा नहीं आएगा, कुछ न लिखाए न कुछ और किए। तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ बेस्ट से बेस्ट चीज आप लोगों को दिया जाए, एग्जाम्पल के साथ साथ दिया जाए, ताकि आप लोगों को समस्या न हो। ठीक है, बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार में नहीं समझ में आता ना तो एक बार और ट्राई, देखिए एक बार में ना कुछ आ गया होगा जरूर, कुछ ना कुछ एक बार और ट्राई कीजिएगा ना तो पूरा आ जाएगा एकदम, गारंटी 100%, 110%। नहीं गारंटी नहीं, ये तो बोलने वाली बात है, समझ जाइएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस थैंक यू, बाय।